नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों को उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है विश्व का भूगोल, उससे पहले हम आप लोगों को दो बातें बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारी इतिहास की मैराथन ना देखी हो, उसके अलावा जो हमने आपको कल प्रोवाइड कराई है भारत के भूगोल की मैराथन, उन दोनों मैराथन को आप लोग जरूर देखिए। वो दोनों मैराथन आपके TRE 4.0 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उनको किसी भी तरीके से टाइम निकाल कर जरूर देखिए, उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम आपके साथ फिर से टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विश्व के भूगोल के बारे में। तो पहला टॉपिक आपका है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो ज़रूर आप लोग बिना शेयर और बिना लाइक किए बिल्कुल ना जाना अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन आपसे कहता है सूर्य है एक। ये समझिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा। सिर्फ आप लोग जानते होंगे सूर्य एक तारा है, लेकिन ये किस तरीके का तारा है उसको भी आज समझ लीजिए। कहता है सूर्य एक आपका पीला तारा है या लाल तारा है या श्वेत तारा है। तो याद रखना जो सूर्य आपका है ये आपका पीला तारा है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िए। कहता है सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य के पीले दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बताया जाता है। ये भी आप लोग याद रखना कि जो है सूर्य के पीले दिखने के पीछे कारण क्या है। तो आप लोग बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन जो है इसके पीले दिखने के पीछे का कारण है। आगे देखते हैं, कहते हैं हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंगों की होती हैं। यानी जो आपकी सूर्य से किरणें आती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग बोलेंगे 7 प्रकार की। और वायुमंडल से गुजरने से कुछ किरणें जो है चारों ओर वायुमंडल में क्या होती हैं, बिखर जाती हैं। यानी जब वो आपके वायुमंडल से गुजरती हैं तो वो चारों तरफ जो है वायुमंडल में क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। आगे कहता है जिससे सूर्य और उसकी रोशनी हमें क्या दिखाई पड़ती है, पीली दिखती है। और सूर्य को हम लोग पीला तारा समझ लेते हैं इसी वजह से। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो आकार और माप में समानता के कारण पूछा गया, तो याद रखना किस ग्रह को हम लोग जुड़वा ग्रह मानते हैं। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। शुक्र ग्रह को जो है हम लोग वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। इसके बारे में और भी हम लोग पढ़ते हैं विस्तार से। कहता है आकार और माप में समानता के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसे सांझ का तारा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं तो आप लोग जवाब देंगे शुक्र को। इसके अलावा पूछिए आपसे कि भोर का तारा किसे कहते हैं, तब भी आप लोग जवाब देंगे आपके शुक्र ग्रह को। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं 232 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशाल ग्रह नहीं है। तो जो आपका बृहस्पति है विशाल ग्रह नहीं है ऐसा पूछा गया। तो बृहस्पति जो है ये आपका विशाल ग्रह है और शनि भी आपका विशाल ग्रह है। जो आपका मंगल है ये आपका विशाल ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसीलिए इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है मंगल कोई विशाल ग्रह नहीं, ये तो आपका जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है स्थलीय ग्रह पृथ्वी जैसे ग्रह हैं जो चट्टानों या धातुओं से क्या होते हैं, बने होते हैं और जिनकी सतह क्या होती है, काफ़ी कठोर होती है। हमारे सौर मंडल में 4 स्थलीय ग्रह हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे सौर मंडल में कितने स्थलीय ग्रह हैं तो आप लोग जवाब देंगे कितने आपके हो जाएंगे, 4। अब वो कौन कौन से हैं तो उनके नाम भी आप लोग याद रखना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, अब कहे जो सूर्य के सबसे निकट भी हैं। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य के सबसे निकट कौन है तो इनके नाम आप लोग जरूर याद रखना, पृथ्वी और मंगल और बुध और शुक्र। आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या कहती है। कहता है कि गैस विशाल बड़े ग्रह हैं। जो आपके गैस होते हैं ये विशाल बड़े ग्रह हैं जो मुख्यतः क्या होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बने होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किससे बने होते हैं तो आप लोग जवाब देंगे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बने होते हैं। इनका केंद्र अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा और चट्टानी है। बृहस्पति और शनि सौर मंडल के गैसीय ग्रह हैं। ये महत्वपूर्ण लाइन होने वाली है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सौर मंडल में आपके गैसीय ग्रह कौन से हैं तो आप लोग जरूर याद रखना बृहस्पति और शनि आपके हो जाएंगे। आगे देखते हैं, कहता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी क्या होती है। ये समझिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के नज़रिए से। अब देखिए अधिकतम दूरी पूछी गई आपसे, हो सकता है TRE 4 के एग्जाम में न्यूनतम दूरी पूछ दे, तो दोनों चीज़ें हम आपको यहीं पर क्लियर करेंगे।
तो याद रखना इसका सबसे पहले जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी की बात करेगा, तो आप लोग याद रखना अपसौर में। अब इसके एक्सप्लेन पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका निकटतम दूरी भी देखेंगे। कहता है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। फिर आपसे पूछे सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की सूर्याक्ष की दूरी कितनी है, तो आप लोग जरूर याद रखना 15,20,97,700 किमी। अब कहता है अपसौर आमतौर पर प्रत्येक वर्ष जुलाई की शुरुआत में होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा है जो आपका अपसौर है ये किस महीने में होता है, तो आप लोग जवाब देंगे प्रत्येक वर्ष पे जुलाई की शुरुआत में होता है। वह स्थान जहाँ पृथ्वी ग्रह सूर्य के सबसे निकट होता है उसे सूर्य समीपक के नाम से भी हम लोग जाने जाता है, उसे सूर्य समीपक के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। आगे कहता है सूर्य समीपक के दौरान पृथ्वी और सूर्य के केंद्र की दूरी जो आपकी होगी वो आपकी कितनी होगी? 147 मिलियन किमी होगी। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसको आप लोग जरूर याद रखना। कितनी दूरी होगी? 147 मिलियन किमी। यह आमतौर पर जनवरी के महीने में होता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर समीपक भी आपके जो ऑप्शन में हो सकता है, और ये याद रखना यहाँ पर जो अधिकतम दूरी होगी उसको हम लोग अपसौर कहेंगे, यहीं पर अगर न्यूनतम दूरी पूछेगा तो उसको हम लोग उपसौर कहेंगे। ये दोनों बातें आप लोग जरूर याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट आपका कब होता है? भूमध्य रेखा पर या कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर? तो याद रखना इनमें से किसी भी रेखा पर आपका ओजोन छिद्र जो है ये आपका अधिक स्पष्ट नहीं होता है। अब आप लोग पूछेंगे होता किस पर अधिक स्पष्ट है, तो ये आपके दक्षिणी ध्रुव पर जो है ये आपका ओजोन छिद्र जो है ये आपका अधिक स्पष्ट होता है। ठीक है, इसका आपका यही सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जवाब यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। कहता है दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र जो है आपका अधिक स्पष्ट होता है। तो किस ध्रुव पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होगा? तो दक्षिणी ध्रुव पर। आगे वाली लाइन कहता है समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय जो है वो आपके विस्तृत रूप से होता रहता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है, किस मंडल में ओजोन का अवक्षय जो है स्पष्ट रूप से या विस्तृत रूप से होता रहता है? तो आप लोग बोलेंगे समताप मंडल में। आगे वाली लाइन और भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अवक्षय जो है अंटार्कटिक क्षेत्र में विशेष रूप से क्या होगा? अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत जो है काफ़ी पतली हो गई। इसी वजह से ओजोन छिद्र पृथ्वी की सतह से आपके 15 से 30 किमी के बीच में समताप मंडल में पाई जाती है। याद रखना किस मंडल में ओजोन छिद्र पाए जाते हैं? ये आपके समताप मंडल में, और इनकी जो है पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किमी के बीच में पाए जाते हैं आपके कहाँ पर? समताप मंडल में। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेना। तो याद रखना ग्लोब पर जो है आपके 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती है, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? वो आपकी 179 होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है? कहता है कि एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं की जो है अक्षांश रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या आपकी कितनी होती है? 89 होती है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में ग्लोब पर इनकी कुल संख्या आपकी वो भी 89 होगी। इस प्रकार ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कितनी हो जाएगी, तो वो आपकी 179 हो जाएगी। ठीक है, और क्या कहता है 179 में 0 अक्षांश या भूमध्य रेखाएं भी आपकी क्या होती है? सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 235 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 236 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो जो आपके शीत कटिबंध में आएंगे तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? एक से अधिक आपके आएंगे। अब कौन कौन से आएंगे चलिए एक्सप्लेन से हम लोग क्लियर करते हैं। कहते हैं शीत कटिबंध पेटी का विस्तार आपके 66.5 अंश से 90 अंश के बीच दोनों गोलार्धों में होता है। तो इसी तरीके से आपका पहला जवाब सही हो जाएगा। फिर कहता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में क्या होती है? आपके ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ जो है सूर्य जो है आपके क्या होता है? क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, और इसीलिए ये आप क्या क्या कहलाएंगे? शीत कटिबंध कहलाते हैं। शीत से आप लोग याद रख सकते हैं, शीत का रिलेट संबंध आपके किससे हो जाएगा? ठंड से।
शीत ऋतु। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के नज़रिए से समझ लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतना कि आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपको इस क्वेश्चन के लिए कम से कम 1 मिनट का समय देना होगा। और आज के बाद में गारंटी ले सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। बस जो आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, ये ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है। तो कहता है ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा। देखिए एक बात याद रखनी है, जब पूर्व की बात होगी तो 4 मिनट वहाँ पर समय में वृद्धि हो जाती है। और अगर बात करेगा पश्चिम में तो वहाँ पर 4 मिनट की क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब कहता है ग्रीनविच देशांतर से 1 डिग्री पूर्व में बढ़ने पर 4 मिनट के समय में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब आप कहाँ बढ़ेंगे, पूर्व में। तथा 1 डिग्री पश्चिम में बढ़ने पर 4 मिनट की कमी आती है। अब देखिए यहाँ से हम आपको 2 क्वेश्चन समझाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, अब देखिए 4 मिनट पूर्व में बढ़ना है और 30 अंश कोण की बात कर रहा है, 30 डिग्री। तो 30 से इसकी आपको लोग गुणा कर देंगे। जब आप 30 से इसकी गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 120 अंश। अब ये 120 अंश जो हैं ये आपके 120 मिनट हैं। क्या बोलना है आपको, ये जो है जिससे आपने गुणा किया ये आपके कितने मिनट हो जाएंगे, 120 मिनट। और जब आप 120 मिनट को घंटे में परिवर्तित करेंगे तो आपको वहां से मिलेंगे 2 घंटे। इतनी बात समझ गए हैं आप, आसानी से ये चीज़ें आप समझ गए हो। जब 2 घंटे और यहाँ पर समय में क्या करना है, वृद्धि, तो वहाँ पर ग्रीनविच में आपके 12 बजे हैं और 2 घंटे आपका यहाँ 30 अंश पूर्व में घूमने पर मिला है। तो यानी 12 और 2 कितने हो जाएंगे, कुल मिलाकर समय आपका वहाँ पर कितना होगा, 2 बजे होंगे। ठीक है। अब यहीं पर अगर वो पूछ दे क्वेश्चन में आपसे, भाई ये पूर्व पूछा गया है तो अब की बार एग्जाम में पश्चिम पूछ सकता है। तो पश्चिम में आपको क्या करना है, सब कुछ यही करना है। 4 की गुणा आप 30 से, 30 अंश पूर्व कहेगा तो 30 से कर देंगे, फिर से आपको 120 मिनट मिलेगा। इसको घंटे में परिवर्तित करेंगे तो आपको 2 घंटे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे थे, वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इस तरीके से उसका जवाब आपका क्या आ जाएगा, 10 बजे होंगे वहाँ पर। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा जरूर देखना। अब बस याद रखना है कि पूर्व की बात करेगा तो आपको जोड़ना है उसमें घंटे, और जब बात करेगा पश्चिम में तो उसमें घटा देना है। बस 2 बातें आप लोग नोट कर लीजिए, आपका कभी भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए जैसा कि इसमें किया भी गया है, 4 मिनट की गुणा 30 डिग्री से की गई तो 120 मिनट आया, इसको घंटे में बदला गया है, 2 घंटे आए। अतः कहता है ग्रीनविच देशांतर पर 12 बजे होने पर 30 अंश के पूर्व के देशांतर पर दोपहर के कितने बजे होंगे, आपके 2 बजे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जहां पर क्वेश्चन वैसा हो तो आप समझने की कोशिश करिए, ये ना देखिए कि वीडियो को जल्दी जल्दी देखते चले जाए, चीज़ें समझ में ही ना आए तो फायदा क्या है, आप दोबारा देखें। तो कोशिश करा करिए कि एक ही बार में चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएं। फिर कहता है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे रहता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, जो आपके भारतीय मानक समय ये आपके ग्रीनविच मानक समय से हमेशा 5.5 घंटे आगे रहता है। कितने घंटे, 5.5 घंटे। तो इसीलिए इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए इसका एक्सप्लेन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है कि भारतीय मानक समय वह समय है जो पूरे भारत और श्रीलंका में देखा जाता है। कहाँ कहाँ देखा जाता है, भारत और श्रीलंका में। और IST का मतलब भारतीय मानक समय हो जाएगा कि गणना आपके इलाहाबाद वेधशाला से की जाती है। कहाँ से की जाती है, इलाहाबाद से, जो अब आपका प्रयागराज है, जो क्या कहता है 82.5 अंश देशांतर पर क्या है, स्थित है। IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से ठीक 5 घंटे और 30 मिनट क्या रहता है, आगे रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो आपके महाद्वीप, देश, राजधानी और सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में क्या है, सत्य है। तो सबसे पहला यहाँ से एक क्वेश्चन यही पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि लेक सुपीरियर झील आपकी कहाँ है, तो आप लोग जवाब देंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। देखिए आपको क्वेश्चन में ही हम आपको क्वेश्चन बनाकर आंसर उसका बता रहे, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखना, लेक सुपीरियर झील आपकी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। उसके बारे में कौन सा कथन सही है तो उसको भी हम लोग समझते हैं। तो कहता है कि पहला ऑप्शन क्या कहता है, यह विश्व के खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। जी बिल्कुल नहीं, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। फिर कहता है कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी लेक सुपीरियर झील के बारे में। तो इसीलिए सी ऑप्शन देखेंगे, या दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किमी की सीमा बनाती है। ये बात भी सही नहीं है।
तो इसीलिए इसका जवाब बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं जहाँ से चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कहता है कि सुपीरियर झील आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य क्या बनाती है, भौगोलिक सीमा बनाती है। फिर कहता है सुपीरियर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। विश्व की कितनी मतलब कौन सी तीसरी सबसे बड़ी झील अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग बोलेंगे सुपीरियर झील। यहाँ सुपीरियर सहित यूएसए की सीमा से संयुक्त रूप से जुड़ी हुई 5 झीलें और भी हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर हैं। इनको क्या कहते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन और इरी और ओंटारियो। ठीक है, ये कहाँ सब आपकी कहाँ स्थित है, ये आपके यूएसए में स्थित हैं। क्वेश्चन भी 240 नंबर भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है, अवसादी चट्टानों में जमा होता है या रूपांतरित चट्टान में या अग्नेय चट्टानों में या एक से अधिक। तो याद रखना बात हो रही है आपके खनिज की, तो खनिज जो है ये हमेशा आपके अवसादी चट्टानों के स्तर पर जमा होता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन बहुत ही ध्यान से पढ़िए। कहता है कि खनिज अक्सर तलछटी चट्टानों की परतों या परतों में जमा और संचित होते हैं। तलछटी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जल निकायों के भीतर खनिज और कार्बनिक कणों के संचय और संघनन से क्या होती है, बनती हैं। इन चट्टानों में आमतौर पर चूना पत्थर जैसे खनिजों की महत्वपूर्ण मात्रा होती है जो मुख्य रूप से आपके कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। और क्या होता है, बलुआ पत्थर जिसमें कॉर्टेज और अन्य खनिज भी आपके होते हैं। आगे 241 नंबर कहता है कि सेल जिनमें आपके जीवाश्म पाए जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जीवाश्म आपके कौन सी सेलों में पाए जाते हैं, तो याद रखना जो आपके जीवाश्म होते हैं वो आपके अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीवाश्म किस में पाए जाएंगे अगर आपसे पूछा जाए तो अवसादी सेल में। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है चट्टानों के पूर्ण होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी सेलों का निर्माण होता है। आपके पूछा जाए एग्जाम में अवसादी सेलों का निर्माण किस तरीके से होता है, तो याद रखना चट्टानों के चूर्ण होकर नीचे जमा होते जाने से ही आपके अवसादी सेलों का क्या होगा, निर्माण होगा। आगे कहता है इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार सेल भी कहते हैं। यानी जो इसकी रचना होती है वो आपके एक परत के रूप में होती है, इसीलिए इसको हम लोग परतदार सेल भी कहते हैं। आगे कहता है अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर आपके अवसादी सेलों का विस्तार एक काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन होने वाली है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कितने % भाग पर आपके अवसादी सेलों का विस्तार है, संपूर्ण भूपृष्ठ की बात कर रहा है, तो याद रखना आपके 75% भाग पर आपके अवसादी सेलों का विस्तार है। अब देखते हैं हम लोग, टॉपिक आपका है पर्वत, पठार तथा मरुस्थल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका एक्सप्लेन आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। को समझते हैं युवा वलित पर्वत आपका इनमें से कौन नहीं है, तो ये जो आपका अरावली है ये जो है ये भी आपका युवा वलित पर्वत नहीं है। इसके अलावा आपका आपलेशियन ये भी आपका युवा वलित पर्वत नहीं है। सिर्फ आपका एंडीज जो है ये आपका युवा वलित पर्वत है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, जो युवा वलित पर्वत नहीं है वो आपके उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं है, तो इसीलिए इसका जवाब आपका डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो आप लोग जरूर याद रखना कि जो आपका एंडीज है ये आपका कैसा है, ये आपका युवा वलित पर्वत है। आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेन भी पढ़िए। कहता है उपयुक्त विकल्पों में एंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली व आपलेशियन दोनों ही युवा वलित पर्वत नहीं है। यूराल पर्वत, अरावली पर्वतमाला और आपलेशियन पुराने वलित पर्वत के उदाहरण हैं। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो पुराने वलित पर्वत हैं वो आपके कौन कौन से हैं, तो इनके नाम जरूर याद रखना। आपका यूराल पर्वत, अरावली पर्वतमाला और आपलेशियन, ये सब कैसे हैं, आपके पुराने वलित पर्वत के उदाहरण हैं। कहता है कि जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ वलन पड़ता है तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। 243 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग आपका इनमें से कौन है, तो इसका आपका पहली जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना लैंड जो है ये आपके दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना एक वृहद महाद्वीप था जिसका अस्तित्व आपके नव प्रागजीव महाकल्प से लेकर जुरासिक काल तक था। कहाँ से कहाँ तक था, याद रखना, नव प्रागजीव महाकल्प से लेकर आपके जुरासिक काल तक था, या पेंजिया का दक्षिणी भाग था।
किसका दक्षिणी भाग था? आपके पेंजिया का। उत्तरी भाग को हम लोग लारेंसिया कहते हैं, या लारेंसिया कहा जाता है इसके उत्तरी भाग को है। देखते हैं 244 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? तो जो आपके रेगिस्तान क्षेत्र में जानवर पाए जाते हैं उनको हम लोग डेजर्टिकोलस कहते हैं। क्या कहेंगे? डेजर्टिकोलस। आगे देखते हैं, इसका हम लोग एक्सप्लेन पढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ते हैं। कहता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों को हम लोग डेजर्टिकोलस कहते हैं। ये जानवर आपके क्या होते हैं? ये जानवर जो है रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए अनुकूलित हुए हैं। यानी वहाँ पर आपके रेगिस्तानी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर काफ़ी कठोर परिस्थितियाँ होती हैं, फिर भी ये जानवर जो है वहाँ पर आसानी से रह लेते हैं। कहता है जहाँ पानी की कमी होती है, ये बात आप लोग जानते हैं, और तापमान वहाँ पर अधिक होगा। अब क्या कहता है कि रेगिस्तान जानवरों के उदाहरण अन्य भी हैं। सबसे पहले आपको ऊँट याद रखना है, आपकी रेगिस्तानी लोमड़ी भी, ये भी आपके इसी के उदाहरण है, और फिर आपका सरीसृप और कीड़ों की विभिन्न प्रजातियां भी इनमें आपकी क्या है? शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 245 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पर्वत चोटियों पर पाई जाने वाली चट्टानी सतह को क्या कहा जाता है? ऐसा कहा गया है। तो याद रखना, जो आपकी पर्वत चोटियों पर पाई जाने वाली चट्टानी सतह है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऐसा आपसे पूछा, याद रखना। तो याद रखना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका नाम जरूर आप लोग एक बार कॉपी पर लिखिए, फेल्सनमेयर। फेल्सनमेयर हम लोग उसको कहते हैं, जो आपके पर्वत चोटियों पर पाई जाने वाली चट्टानी सतह होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फेल्सनमेयर। इसको आप लोग जरूर 1 से 2 बार लिख लेना। आगे देखते हैं इसका जवाब क्या, इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है फेल्सेनमियर का तात्पर्य होता है पहाड़ की चोटी या ढलान पर पाए जाने वाले पत्थरों या चट्टानों के टुकड़ों के क्षेत्रों से होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें ढीले कोड़ी चट्टानों का व्यापक आवरण है जो प्रायः हिम के टूटने के कारण बनते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या कहती है। यह शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ होता है चट्टानों का समुद्र। जिसका अर्थ क्या होगा? चट्टानों का समुद्र, जो ऐसे प्रदेशों के स्वरूप का सटीक वर्णन करते हैं। नेक्स्ट लाइन इसको भी पढ़ते हैं हम लोग। कहता है यह इस पहाड़ की चोटी पर चट्टानी सतह के लिए सही शब्दावली बनाता है। 246 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना, जो आपका सहारा है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस प्रकार का जो है रेगिस्तान है, तो ये आपका गर्म प्रकार का रेगिस्तान है। तो इसका जवाब आपका बी सही हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है सहारा एक उष्ण रेगिस्तान है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे गर्म व बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो आप लोग जवाब देंगे सहारा। फिर कहता है उत्तरी अफ्रीका में स्थित यह लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा अपनी अत्यधिक गर्मी के लिए जाना जाता है, जहां तापमान अक्सर आपका 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और यह 122 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। दोनों एक आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। डिग्री में पूछा जाए तो 50, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 122 आप लोग सही जवाब देंगे। फिर कहता है यह रेत के टीलों, चट्टानी पठारों और विरल वनस्पतियों के विशाल विस्तार से भी पहचाना जाता है। आगे देखते हैं 247 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? तो जो आपका रिएक्टर स्केल होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस मापक का पैमाना, तो याद रखना ये आपके भूकंप मापक का पैमाना है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। मरकली स्केल किसी दिए गए कथन के भीतर भूकंप के भौतिक प्रभाव को मापता है। ये प्रभाव को मापता है, ये तीव्रता को मापता है। दोनों में डिफरेंस आप लोग जरूर याद रखना। यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। आगे 248 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो जब आप बात करेंगे भूकंप की गहनता मापने के लिए कौन सा यंत्र आपके उपयोग में लाया जाता है, तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो आपका मरकली पैमाना जो है, मरकली पैमाना है। ये आपके भूकंप की गहनता को नापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है मरकली पैमाना भूकंप की तीव्रता को नापने हेतु तो आपके क्या लाया जाता है? उपयोग में लाया जाता है। आगे 249 नंबर क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका एक्सप्लेन आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहला कथन आपका क्या कहता है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे। जी बिल्कुल ये बात गलत है,
क्योंकि जो आपकी पी तरंगे होती हैं वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो इसीलिए पहला जवाब आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं। कहता है कि धरातल पर उद्यम केंद्र के ऊपर के स्थान को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे कहता है कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। जी बिल्कुल, ये बात सही। आप लोगों ने देखा होगा, आपके पहले के जो लोग थे वो आपके जानवरों को पहले से ही आभास हो जाता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जो वहाँ के लोग थे वो आपके इसी तरीके से अनुमान लगाते थे कि आपका भूकंप वगैरह कुछ आने वाला है। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चंस देखने से पहले इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ते हैं। एक्सप्लेन कहता है कि भूकंप में तरंगों की धरातल पर उद्यम केंद्र के ऊपर के स्थान को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। तो दूसरा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर कहता है भूकंप की भविष्यवाणी के अध्ययन में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन एक कारगर उपाय है जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा क्या किया जाता था, अपनाया जाता था। वो कौन से स्थानीय लोग थे? जो आपकी जनजातियाँ थी या पहाड़ी वासी लोग जो थे वो आपका इसी तरीके से अनुमान लगाते थे कि आपका भूकंप आने वाला है। फिर कहता है कि भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती, कौन कौन सी, उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले कहता है प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, इन्हें हम लोग पी तरंगे भी कहते हैं। ये सबसे पहले आपके कहाँ पहुँचती हैं? धरातल पर पहुँचती हैं। एस तरंगों की तुलना में आपकी पी तरंगे जो है 60% अधिक तीव्र होती हैं। फिर आपसे कहते हैं द्वितीयक अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, तो अनुप्रस्थ तरंगे, इन्हें हम लोग, अनुप्रस्थ तरंगों को एस तरंग भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि एस तरंग किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंगों, या पूछे अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं तो आप लोग बोलेंगे एस तरंगों को भी अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। ये केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में विचरण करती हैं तो आप लोग बोलेंगे सिर्फ ठोस माध्यम में, ना कि द्रव और गैस माध्यम में। देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है। धरातली तरंगे, जो आपकी धरातली तरंगे हैं, इन्हें हम लोग एल तरंग भी कहते हैं। ये सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं और सबसे लंबा मार्ग तय करती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे लंबा मार्ग तय करने वाली तरंग आपकी कौन सी है, तो आप लोग बोलेंगे धरातली तरंग, और जिसको हम लोग एल तरंग भी कहते हैं। तो यहाँ से आपके तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, इसका जवाब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। कहता है कि ज्वालामुखी की गतिविधियों के अंतिम संकेत क्या है। तो जो आपका ज्वालामुखी गतिविधियों का अंतिम संकेत है वो आपका कौन सा है, इनमें पूछा गया। तो आपके पास सारे ऑप्शन है। इसका जवाब आप लोग जरूर, उम्मीद करते हैं, कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, उतनी आप सारी जानकारी लिख कर जरूर बताएंगे। और उम्मीद करते हैं जो हमने आज आपका नया टॉपिक विश्व का भूगोल स्टार्ट किया है, इसके आपको टॉप 20 क्वेश्चन का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़रूर उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। इसी तरीके से हम आपको इस विश्व के भूगोल की भी मैराथन प्रोवाइड कराएंगे, जिस तरीके से हमने आपको हिस्ट्री की मैराथन प्रोवाइड कराई है और आपके भारत के भूगोल की। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।